तो डोमेन थ्योरी के अंदर हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर स्मॉल रीजन्स होते हैं, उन रीजन के अंदर एटम्स मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो स्मॉल रीजन हमारे पास सपोर्ट करने की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसी रीजन को हम डोमेन के नेम देते हैं। डोमेन की विड्थ मैक्रोस्कोपिक रीजन में होती है और वो लेस देन मिलीमीटर हो सकती है, लेकिन डोमेन के अंदर एटम्स की तादाद जो 10⁻12 से लेकर 10⁻+16 तक हो सकती है, जो आपकी बुक में मेंशन है। लेकिन डोमेन के अंदर एटम की तादाद 10⁻70 से लेकर 10⁻21 तक भी हो सकती है, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। आपने ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये रीडिंग याद रखनी है कि जो हमारे पास डोमेन के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हो सकते हैं। मैंने कुछ डायग्राम प्लॉट किया, इसको देखो। इसके अंदर ये हमारे पास स्मॉल रीजन है। इस स्मॉल रीजन के अंदर ये एटम मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करने से एक टाइनी मैग्नेट बन जाता है। इस तरह ये टाइनी मैग्नेट है, ये टाइनी मैग्नेट है, ये टाइनी मैग्नेट है। इस तरह से ये मिलकर डोमेन्स मिलकर एक पूरे मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये सारी डोमेन्स एक लाइन अप हो जाती है। देख सकते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, इसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया, तो सारी डोमेन्स एक तरफ अलाइनमेंट हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देती है। तो ये वाली सारी की सारी हमारे पास डोमेन्स होती हैं और ये मटेरियल हमारा कौन सा होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। दोबारा देखो कि स्मॉल रीजन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसके अंदर हमारे पास एटम्स मिलकर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम डोमेन्स कहते हैं। डोमेन्स के लिए अगर आप इफेक्टिव एरिया लेते हैं, ये एक इफेक्टिव एरिया है। इस इफेक्टिव एरिया के अंदर एटम्स लाइन अप होते हैं और वो लाइन अप होने से इस रीजन के अंदर एक मैग्नेट मूवमेंट पैदा करते हैं। मैग्नेट मूवमेंट बेटे सिंपल समझ लो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है इनकी। तो इसका एक मैग्नेट मूवमेंट होगा। अगर इसका मैग्नेट मूवमेंट देखो और इसका मैग्नेट मूवमेंट देखो, दोनों क्या होंगे, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये डोमेन देखो, इसमें एटम लाइन अप हो रहे हैं हमारे, इस तरफ से डोमेन है इस तरह की, ये इस मत में है, ये इसके अपोजिट हैं, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जीरो। इस तरह पूरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो सारी डोमेन्स होती हैं वो मिलकर नेट मैग्नेट मूवमेंट जीरो दे रही होती हैं। एक सिंगल डोमेन अगर लो, इसमें से सिंगल डोमेन ये ले लें आप, ये वाली कंसीडर कर लें, ये वाली कंसीडर कर लें। सिंगल डोमेन के अंदर जो मैग्नेट मूवमेंट है वो नॉन जीरो होता है। अगर सिंगल डोमेन लेते हैं, एक लेते हैं पूरे मटेरियल में से, छोटा सा सेक्शन ले लो, तो वो हमारे पास क्या कंसीडर करोगे, उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो हमारे पास मैग्नेट मूवमेंट रखती है। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर की बात करो, पूरे मटेरियल की बात करो, तो पूरे मटेरियल का मैग्नेट मूवमेंट क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है? उसके अंदर ये देखो, ये इस मत में लाइन अप हो गए एटम, ये इस मत में लाइन अप हो गए, इनका मैग्नेट मूवमेंट दोनों के क्या हो गया, अपोजिट। ये इससे कैंसर, ये इससे कैंसर। ये इधर जा रही थी मैग्नेट मूवमेंट, इसकी इस मत में है, ये इसके साथ कैंसर, ये वाला इसके साथ कैंसर। इस तरह सारे कैंसिल होकर ओवरऑल मटेरियल का मैग्नेट मूवमेंट जीरो होता है फेरोमैग्नेट का। जब तक आप उसको फील्ड में अप्लाई नहीं करोगे उस पर, तो नेट अगर आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से आपसे पूछा जाए कि नेट जो है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेट मूवमेंट कितना, तो आपने जीरो कहना है। उसी फेरोमैग्नेटिक मूवमेंट के कुछ हिस्से का एक सिंगल डोमेन का पूछा जाए, इस सिंगल डोमेन का हमारे पास मैग्नेट मूवमेंट क्या होगा, तो डेफिनेटली आपने कहना है कि वो नॉन जीरो होगा, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर तो नॉन मैग्नेट हो, उसमें एटम एक दूसरे को मिलकर कैंसिल कर रहे होते हैं। तो ये वाला नॉन मैग्नेट के अंदर एटम इस तरह से हो रहे हैं, ये एटम इस तरह ऊपर जा रहा था, ये इधर जा रहा है, इसको कैंसिल कर रहा है, ये सारे मिलकर कैंसिल कर देते हैं, इसमें एटम कोऑपरेट नहीं करते। जो नॉन मैग्नेट होते हैं उसमें एटम एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कोऑपरेट नहीं करते, वो कैंसिल कर देते हैं, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती हैं उनमें ये स्मॉल रीजन होते हैं, इन स्मॉल रीजन को आप डोमेन कहते हैं और हर एक डोमेन टाइनी मैग्नेट बनती है। इस तरह ये सारी मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। पहले डोमेन जो होती हैं रेंडमली लाइन अप होती हैं, कुछ डोमेन इधर लाइन अप होगी, कुछ लेफ्ट की तरफ होगी, कुछ राइट की तरफ हो जाती है, कुछ अपवर्ड लाइन अप है, कुछ डाउनवर्ड लाइन अप हो जाती हैं। हर तरह से डोमेन अपनी इस तरतीब के साथ लाइन अप होती हैं। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के साथ सारी डोमेन एक सीक्वेंस में आ जाती है, ऑर्डर बन जाता है उनका, सारी एक तरफ लाइन अप हो जाएंगी। इस तरह से जब ये लाइन अप हो जाएंगी
तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जिस तरह ये एरो मैंने शो किए हैं, यूँ सपोज करो कि ये रीजन इसका क्या बन गया, नॉर्थ, नीचे वाला क्या बन गया, साउथ। कि जब आप इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखोगे तो वो सारा जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो इसका ज़ीरो था नेट पहले, लेकिन जब आपने फील्ड में प्लेस कर दिया, अब ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, पैरा के साथ भी स्ट्रॉन्ग होता है, डाया से भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से ये सारे डोमेन एक तरफ लाइन अप हो जाती हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देती हैं। अगर इसको मैं हाफ कर दूं, तोड़ दूं, या इसको मैग्नेट को मैं तोड़ देता हूं, तो दोबारा से नॉर्थ साउथ की फॉर्म में बन जाएगा। जैसे ये तोड़ो तो ये चीज़ बनेगी। इस तरह से इस पूरे मैग्नेट मटीरियल को कट करें दो हिस्सों के अंदर, तो दोबारा डोमेन इसी तरह से लाइन अप होगी इस फील्ड के अंदर। तो ये बेटे हमारे पास डोमेन थ्योरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर कर दी। इसके साथ ही एक टर्म इंक्लूड करते हैं, हमारे पास होता है वो क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होगा? क्यूरी टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप हीट अप करते हैं। गर्म करने से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी डोमेन जो है वो उसमें ऑर्डरलीनेस खत्म होना शुरू हो जाता है, डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है। अगर ये डोमेन की एक ऑर्डरलीनेस थी, तरतीब में लगी हुई डोमेन्स हैं, आप इसको हीट करते रहते हैं। हीट अप करने से ये डोमेन अपनी तरतीब को लूज़ कर देती हैं। तो लूज़ करने के साथ ये हमारा फेरोमैग्नेटिक अब फेरोमैग्नेटिक मटीरियल नहीं रहेगा, ये वाला मटीरियल हमारा पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को कहना है आपने क्रिटिकल टेम्परेचर। दोबारा सुनिएगा कि जब किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप हीट अप करोगे, हीट अप करने से इसकी डोमेन्स लाइन अप जो हुई थी, ये वाली डोमेन्स लाइन अप होने की एबिलिटी रखती हैं, वो डोमेन्स अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन उनको लूज कर देती हैं। टेम्परेचर राइज करोगे, एटम की थर्मल वाइब्रेशन मोशन बढ़ना शुरू हो जाती है। जब उनकी थर्मल वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी तो ये डोमेन के जो रीजन है ये ब्रेक डाउन टूटना शुरू हो जाते हैं। जब ये रीजन टूट जाएंगे तो ये फिर डोमेन ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड देता था, जब टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हैं तो फील्ड इसका वीक होना शुरू हो जाएगा, तो वो फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी छोड़कर पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से इस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर अबव विच द ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance is known as Curie temperature. Curie temperature डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है। आयरन की बात करें तो अबव 750 डिग्री सेल्सियस अगर ले जाए टेम्परेचर गर्म करते हैं आयरन को आप, तो आयरन एक बहुत बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है। तो 750 के अबव जाकर वो फेरोमैग्नेटिक नहीं रहेगा, अब वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो डोमेन थी, ये डोमेन अपनी ऑर्डरलीनेस को डिस्ट्रॉय कर चुकी होती हैं, ख़त्म कर चुकी होती हैं, तो उनका डोमेन का जो इफेक्ट है वो भी इतना होने के बराबर होता है। इसलिए वहाँ पे हम उसको फेरो नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और हर एक मटेरियल का जो हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और मिसिंग है हमारा, कि हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की। कि जिन हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करो जिनकी डोमेन इजीली ओरिएंटेड हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड देने से, कि अगर ये मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैं कहता हूँ ये आयरन का बना हुआ है, इस आयरन को अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फौरी तौर पर ये लाइन अप हो जाती है, तो ये हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अगर मैं इसकी जगह पे ले लेता स्टील, तो मैं स्टील रखता है इसके अंदर, तो ये स्टील का मैंने बना दिया, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसकी सारी डोमेन है। जब मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखूँगा तो हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए इसको लाइन अप करने के लिए। जब ये लाइन अप हो जाएगा तो फील्ड रिमूव करने के बाद भी कुछ हमारी डोमेन उसी तरह रहती हैं, तो वो हमारा होता है हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल। तो हम डोमेन थ्योरी को ही अप्लाई करते हैं, तो डोमेन थ्योरी के बेस के ऊपर हम उनके अंदर जो है हिस्टर्स लॉस का टॉपिक लास्ट हमारे इसके बाद होगा वो भी अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं और उसको आप हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं किस तरीके से, तो अगर उसको हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद लाइनअप किया आपने, अगर लाइनअप करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होंगे, तो जब वो लाइनअप हो जाएगा उसको दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए भी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, तो वो हमारे होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल।
और अगर फौरी तौर पर फील्ड में रखें, शार्प चेंज दे देते हैं तो वो सॉफ्ट हैं। जैसे आयरन को रखो फॉरन डायरेक्शन प्रॉपर्टी देगा तो वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। स्टील को रखो, आपको हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगी, फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा तो वो हार्ड मैग्नेटिक है। हार्ड मैग्नेटिक को यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, और सॉफ्ट मैग्नेटिक को इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफार्मर की जो है उसकी कोर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि इजीली मैग्नेटाइज और कोर को इजीली डीमैग्नेटाइज किया जा सके। इस तरह स्टूडेंट इसमें की पॉइंट याद रखने हैं। डोमेन क्या है, इसकी डेफिनेशन, स्मॉल रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके अंदर एटम कोऑपरेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा करेंगे वो डोमेन कहलाती हैं। और डोमेन के अंदर